नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित, कुशल मंगल और खुश होंगे और छुट्टियों का आपने भरपूर आनंद उठाया होगा। तो बच्चों, अब समय आ चुका है कि अब हम धीरे धीरे अपने पाठों को आगे बढ़ाएं। जैसे आपने अप्रैल के महीने में कुछ पाठों को पढ़ा था, उसी तरह से हम आगे के पाठों को भी वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप तैयार हैं? बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले अपनी हिंदी की पुस्तिका और अपना पेन ले लें, जिससे कि आप ज़रूरी बातों को लिख सकें। तो आइए आरंभ करते हैं। हम व्याकरण का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना का अर्थ होता है बनावट। जिस तरह आपने 9वीं कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, इसी तरह से बच्चों बनावट या रचना के आधार पर वाक्य के कुछ भेद होते हैं, जिसे हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिनका एक अर्थ हो, यानी ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ निकले, उसका अर्थ हम समझ पाएँ। तो ऐसे ही सार्थक शब्दों का एक समूह जिसका एक अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे इस उदाहरण को देखिए, सारा विश्व एक परिवार। ये देखिए टुकड़ों में मैंने इसे अलग अलग किया है जिससे आप समझ पाएँ। इसमें हर शब्द का एक अर्थ निकल रहा है। सारा विश्व एक परिवार है, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है और इस तरह से ये एक वाक्य है। एक अन्य उदाहरण देखिए, सूर्य एक तारा है। यहाँ भी सार्थक शब्दों के इस समूह को जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद ये एक अर्थपूर्ण वाक्य बन गया है, जिसका हमें एक अर्थ समझ में आता है कि सूर्य एक तारा है। वाक्य की संरचना, जो वाक्य की संरचना होती है, हम उसे जानेंगे कि वो कैसी होती है। वैसे तो उसमें शब्द हैं, लेकिन फिर भी उन शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होता है और इस तरह एक वाक्य की संरचना होती है। तो वो कैसी होती, देखिए। वाक्य में शब्दों को एक विशेष क्रम में रखा जाता है, क्योंकि उसको जब क्रम में नहीं रखेंगे तो भले ही उसके शब्द सार्थक होंगे, लेकिन उसका एक अर्थ हमको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए उसको एक विशेष क्रम में रखने की व्यवस्था है, जिससे कि हम उसका अर्थ समझ पाएँ। तो जो सामान्यतः शब्दों का जो नियोजन होता है वाक्य में, उनका जो क्रम होता है वो इस तरह होता है: कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इस तरह मिला करके एक वाक्य बनता है। इसको कुछ उदाहरणों से समझेंगे हम। पहली बात कि कर्ता क्या होता है। देखिए, कर्ता का मतलब होता है वाक्य का विषय, यानी वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है वह कर्ता है। जैसे कि कोई, अब इसमें संज्ञा शब्द भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, या उसके बदले किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो सकता है। इसी तरह कर्म शब्द क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जो कार्य हो रहा है वाक्य में, उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, हम उस शब्द को कर्म शब्द कहते हैं। और क्रिया, ये तो आप जानते ही होंगे। क्रिया का मतलब है कार्य के होने की जानकारी, यानी वह शब्द जिससे काम के होने का पता चल रहा है, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। तो इस तरह कर्ता, कर्म और क्रिया शब्दों के मेल से एक वाक्य की रचना होती है। इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पहला उदाहरण है, अध्यापक ने छात्र को पुरस्कार दिया। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जो पूरा वाक्य है, अगर उसका भाव समझिए तो वो क्या कह रहा है कि अध्यापक ने एक छात्र को पुरस्कार दिया है। तो जो पुरस्कार देने का काम किया है वो है अध्यापक। तो यहाँ पर अध्यापक ने कर्ता शब्द हुआ और क्रिया देखिए पुरस्कार दिया। तो इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है? पुरस्कार किसे मिला है? छात्र को मिला है। तो छात्र कर्म शब्द हुआ। तो इस तरह से इस वाक्य में हम कर्ता, कर्म और क्रिया शब्दों की पहचान कर पा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों एक और वाक्य देखिए, मैंने किताब पढ़ी। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ किसी का नाम नहीं दिया है, बल्कि नाम की जगह क्या है? मैंने शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो
यहाँ पर ये सर्वनाम है, लेकिन पूरे वाक्य में पढ़ने का जो काम हो रहा है ये मैंने, कर्ता यहाँ अज्ञात है, नाम नहीं है, लेकिन सर्वनाम में ही किसी व्यक्ति का पता चल रहा है, तो ये कर्ता शब्द हुआ मैंने। किताब पढ़ी, पढ़ने का काम, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किताब पर। तो किताब कर्म हुआ और पढ़ी शब्द क्रिया शब्द है। अब जरूरी नहीं बच्चों हर वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों हो। कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से कोई एक नहीं होता वाक्य में। जैसे यहाँ देखेंगे हम, ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें कर्ता शब्द नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ कर्म और क्रिया तो है लेकिन कर्ता शब्द का यहाँ लोप है। जैसे ये वाक्य है घर जाओ। अब इस वाक्य में, वाक्य तो है ये, लेकिन यहाँ पर हमें कर्ता शब्द नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है तो वाक्य। इसी तरह से हमेशा खुश रहो, और अगला वाक्य है कोई गीत सुनाओ, और आखिरी वाक्य है ध्यान से सुनो। इन सभी वाक्यों में कर्ता शब्द नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य हैं, तो इसमें कर्ता शब्द का लोप है। अब इसी तरह से कुछ दूसरे तरह के वाक्य भी हैं जिसमें कर्म शब्द नहीं होता है। यहाँ आपको कर्ता और क्रिया तो मिलेंगे लेकिन कर्म शब्द नहीं है, तो उसके बिना भी वाक्य की रचना है। जैसे कि रमन जाओ, रमन जाओ, रमन कर्ता शब्द है और जाओ क्रिया शब्द हुआ, तो एक अर्थपूर्ण वाक्य है ये, तो कर्म नहीं है इसमें। दूसरा है तुम हमेशा खुश रहो, फिर है रजत कुछ सुनाओ, और आखिरी है छात्रों ध्यान से सुनो। इन पूरे वाक्यों में हमें कर्ता और क्रिया मिल रहे हैं, कर्म शब्द नहीं है। तो इस तरह से वाक्य की संरचना में कर्ता कर्म और क्रिया होते हैं, लेकिन कभी कभी कर्ता और कर्म के बिना भी वाक्य की संरचना होती है। अब हम देखेंगे कि वाक्य कितने तरह के होते हैं। तो वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, जिसे आपने अपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। और दूसरे तरह का वाक्य होता है रचना के आधार पर वाक्य, जिसे अभी आप आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये कितने होते हैं आइए इसे भी जानते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो 3 तरह के वाक्य होते हैं, जिसमें से पहले को हम कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरे तरह के वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य, और तीसरा प्रकार है मिश्रित या मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है। इस तरह के वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। ऐसे वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिसे मैं आगे समझाऊंगी। पहले उदाहरण देखिए सरल वाक्य के। पहला उदाहरण है पतंग आसमान में उड़ रही है, और दूसरा वाक्य है सरला पत्र लिख रही है। ये दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं। अब सरल वाक्य की जो बनावट होती है उसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। तो आपके लिए नया है लेकिन कोई कठिन बात नहीं बच्चों, इसे आगे देखते हैं हम लोग कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। तो जो उद्देश्य है वो वाक्य का विषय या कर्ता, आपने कर्ता शब्द देखे थे, तो पूरे वाक्य में जो वाक्य का कर्ता होता है, जैसे कि पहले वाक्य को देखिए पतंग आसमान में उड़ रही है, तो पूरे वाक्य को हम देखें किसके बारे में बात कर रहा है, वो पतंग के बारे में, तो पतंग उसका उद्देश्य होगा। और दूसरे वाक्य में सरला पत्र लिख रही है, तो जो पूरा वाक्य है वो सरला के बारे में बता रहा है कि सरला पत्र लिख रही है, तो सरला यहाँ पर वाक्य का उद्देश्य है, या उसको हम कर्ता भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो है विधेय। सरल वाक्य में उद्देश्य के साथ साथ विधेय भी होता है। विधेय क्या होता है देखिए, उद्देश्य या कर्ता के बारे में दी गई जानकारी। जैसे पहले वाक्य में था पतंग आसमान में उड़ रही है, तो
पतंग तो वाक्य का विषय हो गया, कर्ता हो गया। अब इस पतंग के बारे में आगे और बताया गया है कि वह आसमान में उड़ रही है। तो आसमान में उड़ रही है, ये हो गया विधेय। इसी तरह से सरला पत्र लिख रही है, इस वाक्य में विधेय होगा पत्र लिख रही है। सरला उद्देश्य हो गया और विधेय पत्र लिख रही है। तो आप समझ गए इसको। अब इसको कुछ उदाहरण से देखिए, समझेंगे उसको हम लोग। यहाँ कुछ उदाहरण लिए मैंने, देखिए इसमें सोहन पतंग उड़ा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और किसान अन्न उगाता है। ये 3 वाक्य हैं और इसमें जो उद्देश्य होगा, देखिए तीनों वाक्यों में पहले वाक्य में सोहन के बारे में बात की जा रही है, सोहन पतंग उड़ा रहा है, तो सोहन इस वाक्य का उद्देश्य हुआ। दूसरे वाक्य में बच्चे खेल रहे हैं, तो पूरा वाक्य जो है वो बच्चों के विषय में जानकारी दे रहा है कि वो खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ बच्चे शब्द उद्देश्य में आएगा। तीसरा उदाहरण है किसान अन्न उगाता है, तो पूरा वाक्य किसान के विषय में जानकारी दे रहा है कि वो अन्न उगाता है, किसान यहाँ उद्देश्य शब्द हुआ। और विधेय क्या होंगे, देखिए पहले वाक्य में पतंग उड़ा रहा है, दूसरे वाक्य में खेल रहे हैं और तीसरा वाक्य जो है अन्न उगाता है। तो इस तरह से जो सरल वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आप इसे ध्यान से नोट कर लें और याद भी कर लें। तो इस तरह से ये सरल वाक्य हैं। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे वाक्य हैं, ये सरल हैं, क्योंकि समझने में सरल हैं इसलिए इसका नाम सरल वाक्य है। अब यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दूंगी मैं, जिसमें से आपको उद्देश्य और विधेय अलग करना है। आप सीख गए होंगे अब तक, तो अब आपको इसका अभ्यास भी करना है, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ सीखा नहीं जा सकता है। इसलिए आपको इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग करके अपनी हिंदी पुस्तिका में लिखना है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, ये आपके अभ्यास के लिए हैं। अभिनेता ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। और इसी तरह से ये कुल 12 वाक्य हैं बच्चों। आपको इन सभी वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग करना है। ये सभी सरल वाक्य हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये दिया हुआ अभ्यास कार्य जरूर करें आप लोग, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो इस अध्याय के आगे के विषय को आपको समझने में कठिनाई होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे। नमस्कार।